हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम सेकंड पार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर का। फर्स्ट चैप्टर है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। तो इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशंस ऑफ रिस्क करेंगे। क्लासिफिकेशंस मैंने पहले बताया था, ये हो गया उसकी टाइप्स। तो कितनी तरह की ये रिस्क होते हैं, तो वो 5 तरह के होते हैं, हमने पढ़ा था ना। तो वन बाय वन करके ये सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले कैटास्ट्रोफिक एंड इम्पोर्टेंट रिस्क, ये दोनों पढ़ेंगे। तो पहले कैटास्ट्रोफिक रिस्क क्या है। कैटास्ट्रोफिक मींस बहुत मात्रा में, एक तरह से। ठीक है। पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं, फिर इसको समझेंगे। कहते हैं क्रिटिकल, अच्छा, कैटास्ट्रोफिक रिस्क को क्रिटिकल रिस्क भी बोला जाता है। Catastrophic risk are risk where a single event of a major magnitude lead to a significantly higher than usual number and amount of claim on insurer. Catastrophic risks are big enough to cause bankruptcy to the owner and insurer. कहते हैं कैटास्ट्रोफिक का मतलब, अगर आप डिक्शनरी में सर्च करते हो कि बहुत मात्रा में, यानी एक इवेंट, कुछ एक चीज हुआ जिसका काफी मात्रा में इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है। यहाँ पे भी लिखा है कि एक सिंगल इवेंट जिसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मात्रा मींस बहुत ज्यादा तादाद में, ठीक है, जिसका सिग्निफिकेंटली मींस, भी सिग्निफिकेंटली मींस बहुत बहुत ही ज्यादा, बहुत ही ज्यादा हायर। ठीक है, बहुत ही ज्यादा हायर मींस के एक सिंगल, अगर इंश्योरेंस की टर्म में समझेंगे कि एक सिंगल इवेंट था। सिंगल इवेंट की क्या हुआ कि यहाँ पे लिखा है ना कि बहुत सारी क्लेम आ गए। ठीक है। तो एक सिंगल इवेंट हुआ कुछ, और एक इवेंट ने कितने सारे हम हमें क्लेम दे दिए। ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम दे दिए। तो यानी कि ये जो सिंगल इवेंट है, ये कैटास्ट्रोफिक, मतलब ये कैटास्ट्रोफिक इवेंट है। ठीक है, जिसकी वजह से एक सिंगल की इवेंट की वजह से मतलब सिग्निफिकेंटली हायर नंबर ऑफ क्लेम्स जनरेट हो गए। ठीक है। तो ये हमारा कैटास्ट्रोफिक रिस्क रहेगा। इसकी कुछ एग्जांपल अगर डिस्कस करें तो कैटास्ट्रोफिक रिस्क की एग्जांपल रहेगी हमारी अर्थक्वेक। अर्थक्वेक हो गया हमारा, फ्लड हो गया, फ्लड हो गया। ठीक है। सुनामी वगैरह, अर्थक्वेक, फ्लड, सुनामी, ये उसकी एग्जांपल है। सपोज, अब अगर सपोज अर्थक्वेक आ जाता है या फ्लड आ जाता है, आता तो एक इवेंट है, बट एक इवेंट आने से क्या होता है कि हाँ जी, बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो बहुत ज्यादा क्लेम्स आ जाएंगे। तो कैटास्ट्रोफिक कहते हैं एक इवेंट ऐसा होता है जो इतना बिग इनफ, बहुत बड़ा होता है कि हाँ जी, जो जो ओनर है, ओनर को भी बैंक करता है, कर सकता है, या इंश्योरर को भी बैंक कर सकता है। बैंक मीन्स कंगाल, कंगाल। यानी कि मानो एक अर्थक्वेक आया, एक बंदे की फैक्ट्री है, सपोज एक बंदा है, उसकी ना, उसकी एक फैक्ट्री है, उसकी और मानो अर्थक्वेक आ गया, उसकी पूरी फैक्ट्री खराब हो गई। फैक्ट्री खराब होने से क्या हुआ, तो जो ओनर है, उस फैक्ट्री का ओनर है, वो बैंक हो गया। सपोज उस फैक्ट्री के ओनर ने इंश्योरेंस करवा रखी है, तो इतनी बड़ी वो कॉस्टली फैक्ट्री है या कुछ स्पेशल चीज बन रही है वहां पे, कि हाँ जी, इंश्योरेंस कंपनी को भी यह कहते हैं कि ये एक कैटास्ट्रोफिक ऐसा रिस्क है जिस ओनर को तो बैंक कर सकती है, वो इंश्योरर को भी बैंक कर सकती है। ठीक है, ऐसा। और इसकी उल्टी तरफ इम्पोर्टेंट रिस्क, ये मतलब उससे मिलता जुलता भी है कैटास्ट्रोफिक रिस्क से, थोड़ा सा अगर मान के चलेंगे। कैसे, ये बताता हूँ कि इसमें क्या होता है। ये जो इम्पोर्टेंट रिस्क है, देखो लॉस तो दोनों में हो रहा है। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिस्क में क्या होता है कि ये इंडिविजुअल को इफेक्ट करेगी या ऑर्गेनाइजेशन को इफेक्ट करेगी। ठीक है। नो डाउट इंश्योरर पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, बट इतनी मात्रा में नहीं पड़ेगा। ठीक है, अगर एक एक्सीडेंट होता है, ठीक है, कुछ एक्सीडेंट हुआ, तो एक्सीडेंट का इम्पैक्ट तो इंडिविजुअल को ही पड़ेगा। ठीक है, तो इंडिविजुअल को ही पड़ेगा ना, तो दूसरे बंदे को तो नहीं पड़ेगा, कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। तो कहते हैं इम्पोर्टेंट जो रिस्क है वो इंडिविजुअल के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है। इसमें इम्पोर्टेंट रिस्क की कुछ एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे एक्सीडेंट हुआ था ना एक, उसकी एक और एग्जांपल है इलनेस हो गया, इलनेस हो गया, सिकनेस हो गया। ये मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी ऐसी है। ठीक है, सिकनेस हो गया। और हमारा, बस ये कुछ एग्जांपल्स हैं इंपॉर्टेंट रिस्क की। अगर मानो एक बंदा बीमार है, ठीक है, इल है,
अगर वो बीमार है तो उसी को इम्पैक्ट पड़ेगा, उसकी इंश्योरेंस कंपनी को तो नहीं पड़ेगा इम्पैक्ट। इसीलिए वो इम्पोर्टेंट रिस्क किसके लिए इम्पोर्टेंट है, वो इम्पोर्टेंट है इंडिविजुअल के लिए। ठीक है, तो ये हमारा रहा कैटास्ट्रोफिक एंड इम्पोर्टेंट रिस्क। अच्छा, थोड़े थोड़े हम बीच में ये करेंगे कि हाँ जी, जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं वो उसको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेंगे कि हाँ जी वो कैसे पूछते हैं। इसमें ना ये कैटास्ट्रोफिक की मोस्ट ऑफ द टाइम डेफिनेशन को वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कि हाँ जी सिंगल इवेंट है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत हायर हायर होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक रिस्क या क्रिटिकल रिस्क। ठीक है, यहाँ ये भी पूछ सकते हैं कि जो कैटास्ट्रोफिक रिस्क है, ठीक है, उसको और क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है क्रिटिकल रिस्क। इम्पोर्टेंट, अच्छा उसकी एग्जांपल भी पूछ सकते हैं कि हाँ जी ऑप्शन दिया रहेगा, ऑप्शन दिया रहेगा कि हाँ जी कैटास्ट्रोफिक रिस्क रिस्क की एग्जांपल दो, उसमें ए रहा अपना रहेगा इलनेस, ठीक है, बी रहेगा अपना अर्थक्वेक। ठीक है, अर्थक्वेक, तो उसमें कौन सी कैटास्ट्रोफिक रिस्क की एग्जांपल है, तुम्हारा ऑप्शन रहेगा बी। ठीक है, तो ऐसे करके उसमें रहेगा। तो आगे चलते हैं, हमारा आ गया फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल, ये हमारा सेकंड है। ठीक है, रिस्क की कैटेगरी में। तो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल में क्या है, ये बहुत सिंपल है। फाइनेंशियल में जो चीज कहते हैं जिसको पैसों में गिना जाता है वो फाइनेंशियल रिस्क है, जिसको पैसों में नहीं गिना जाता वो नॉन फाइनेंशियल है। ठीक है, एग्जांपल भी सेम बता रही है। कहते हैं दोज रिस्क लीड टू लॉसेस दैट कैन बी क्वांटिफाइड और मेजर्ड, जिसको क्वांटिफाइड गिना जा सकता है या मेजर किया जा सकता है मॉनिटरी टर्म में, यानी पैसों में गिना जा सकता है या उसको मेजर किया जा सकता है, उसको बोला जाता है फाइनेंशियल रिस्क। और उसके उल्ट जिसको मेजर नहीं किया जा सकता, कांट बी मेजर्ड, नहीं किया जा सकता, या तो क्वांटिफाइड या मेजर नहीं किया जा सकता पैसों में, तो उसको बोला जाएगा नॉन फाइनेंशियल रिस्क। ठीक है, अभी एग्जांपल, अच्छा ये जो सारे रिस्क है ना, इसमें सब एग्जांपल आपने याद रखनी है, वो मल्टीपल चॉइस में पूछ लेंगे कि फाइनेंशियल लॉस की, फाइनेंशियल रिस्क, सॉरी फाइनेंशियल रिस्क की क्या एग्जांपल है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। फाइनेंशियल रिस्क की अभी एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। फाइनेंशियल रिस्क में आ जाएगा हमारा कुछ भी। फाइनेंशियल रिस्क तो मतलब कुछ भी, हमारी कार वो भी एक फाइनेंशियल एसेट है, हमारे एसेट्स आ गए, सबसे पहले हमारा आ गया एसेट्स, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स में कुछ भी आ गया, कार, ज्वेलरी, प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारे फाइनेंशियल रिस्क में आ गए। अभी नॉन मेन मेन समझने वाली बात है नॉन फाइनेंशियल। तो नॉन फाइनेंशियल में हमारी नॉन फाइनेंशियल में देखो हेल्थ आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो नॉन फाइनेंशियल में हमारी हेल्थ आ गई। ठीक है, हेल्थ कैसे नॉन फाइनेंशियल है, नॉन फाइनेंशियल, ये देखो अभी ये ना हेल्थ हमारी नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, बट यहाँ पे अभी क्या क्वेश्चन भी पूछा जाता है और क्या समझने वाली बात है, ये जो नॉन फाइनेंशियल है ये बाद में कन्वर्ट हो जाती है फाइनेंशियल में। कैसे कन्वर्ट होती है फाइनेंशियल में, जैसे बंदा है, बंदे की हेल्थ, बंदा बीमार हो गया, बीमार होने की वजह से क्या हुआ कि वो काम पे नहीं जा सका, काम पे नहीं गया तो क्या हुआ, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी, सैलरी नहीं मिलेगी, तो सैलरी नहीं मिलेगी तो क्या हुआ, उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ। ठीक है, तो ये कन्वर्ट हो जाती है फाइनेंशियल लॉस में। ठीक है, तो फाइनेंशियल लॉस में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, और इसमें और क्या रहता है नॉन फाइनेंशियल की, एक तो ये एग्जांपल रही। आपने अगर एग्जांपल पूछेंगे एग्जाम में तो आपने यही लिखना है कि नॉन, मतलब ऑप्शन दिया रहेगा कि हाँ जी नॉन फाइनेंशियल की रिस्क की एग्जांपल है हेल्थ, और इसमें एग्जांपल है अपनी कुछ आइडियाज, बिजनेस आइडियाज भी बोल सकते हैं इसको। तो बिजनेस आइडिया रहेगा। बिजनेस आइडियाज क्या है कि सपोज एक बंदा है, उसने कुछ दिमाग चलाया, अपना प्लान बनाया बिजनेस, कुछ बिजनेस प्लानिंग का, और बाद में देखा कि आइडिया तो चलाया, उसका आइडिया एक नॉन फाइनेंशियल है, बट में क्या हुआ कि बाद में उसने एक बिजनेस खड़ा किया, बिजनेस खड़ा किया, बाद में उसका बिजनेस चला नहीं, तो क्या हुआ, उसको फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो ये वो फाइनेंशियल रिस्क है। ठीक है, एक इसमें एक और भी एग्जांपल दी हुई है बुक में, उसमें दिया है अपना मेंटल एगनी। इसमें ये थर्ड पॉइंट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, मेंटल एंगनी। ठीक है, मेंटल एंगनी क्या है कि मानो कोर्ट में बंदा है, कुछ उसकी रेपुटेशन में लॉस हुआ है, उस बंदा है, बंदे की रेपुटेशन है, ठीक है,
एक मार्केट में, या बोलेंगे उसकी रेपुटेशन है, अगर उसकी रेपुटेशन को कुछ दिक्कत आती है तो वो मतलब नॉन फाइनेंशियल में है। बट उसकी रेपुटेशन डाउन होने की वजह से क्या हुआ कि उसको कुछ फाइनेंशियल लॉस हुआ, तो उसमें वो कन्वर्ट हो जाएगा नॉन फाइनेंशियल टू फाइनेंशियल में। ठीक है, तो ये थी हमारा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिस्क है। डायनेमिक एंड स्टैटिक रिस्क, ये हमारा थर्ड है। ठीक है, तो डायनेमिक रिस्क, ये दो तरह के रिस्क हैं। ठीक है, एक डायनेमिक एंड दूसरा स्टैटिक। डायनेमिक रिस्क क्या है? ये एक ऐसा रिस्क है जो कब आता है, जब इकोनॉमी में चेंज होता है। इकोनॉमी मींस हमारी मार्केट में, हमारे मतलब जो गवर्नमेंट में कुछ किसी तरह का चेंजेस आता है। उस चेंजेस आने की वजह से क्या होता है, और बाकी सारी चीजों में चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे इन्होंने भी बताया गया कि मानो प्राइस लेवल चेंज हुआ, कंज्यूमर का टेस्ट बदला, कुछ बंदा कुछ पसंद करते थे पहले, बाद में उन्होंने टोटली चेंज कर दिया। ठीक है, कुछ इनकम में चेंज हुआ, आउटपुट या पॉलिटिकल अपहेवल, और गवर्नमेंट सडनली लूजिंग वोट ऑफ कॉन्फिडेंस। अच्छा, कुछ भी चेंज रहता है। ठीक है, एक चेंज हुआ, एक चेंज होने की वजह से काफी चेंज चेंज होते थे। ठीक है, एक तरह से मान लो। ठीक है, और पूरी इकोनॉमी ही चेंज हो गई। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, डायनेमिक रिस्क का। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो दो क्वेश्चन मोस्टली पहले भी पूछे जाते हैं। ठीक है, वो पूछते हैं कि डायनेमिक रिस्क होता क्या है। ठीक है, तो उसमें मतलब होते हैं, ऑप्शंस होते हैं कि चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन द इकोनॉमी। ठीक है, और उसमें पूछा जाएगा गवर्नमेंट अपहेवल। ठीक है, या पॉलिटिकल अपहेवल। तो कुछ भी ऐसा रहेगा कि वो हमारा डायनेमिक रिस्क रहेगा। ठीक है, जब इकोनॉमी में चेंज हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, और उसको डायनेमिक रिस्क बोला जाएगा। ठीक है, और ये कहते हैं एक और है, डायनेमिक रिस्क रिस्क नॉर्मली बेनिफिट सोसाइटी ओवर अ लॉन्ग रन। जो डायनेमिक रिस्क है, अगर उसको लंबे टाइम पे वो चलता रहे तो वो कहते हैं सोसाइटी को बेनिफिट ही होता है। ठीक है, अगर जिस केस में, किसी केस में रिस्क ऐसे भी होते हैं जिसमें बेनिफिट भी होते हैं। ठीक है, वो आगे हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इस केस में बेनिफिट हो रहा है अगर लंबे समय तक वो इकोनॉमी में चेंज रहता है कुछ भी। ठीक है, तो लंबे समय तक इकोनॉमी में चेंज रहेगा तो हमें बेनिफिट हुआ। ठीक है, तो बेनिफिट हुआ यानी कि ये इंश्योरेबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, स्टैटिक रिस्क इंश्योरेबल होता है। इंश्योरेबल क्या मीन, इंश्योरेंस कवर करती है। ठीक है, स्टैटिक रिस्क क्या है, सिंपल, ये कुछ इतना फंडा नहीं है, जो एक बंदे के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कुछ भी, ये इतना बहुत बड़ा लिखा हुआ है, आप पढ़ लेना, मैंने इसमें भी ऐड किया। ठीक है, आप पढ़ लेना, मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूंगा, मैं इसकी एग्जांपल देके आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो कुछ भी कहते, एक आग लगी या चोरी हुई, एक बंदा है। ठीक है, उसके घर में चोरी हुई, थेफ्ट हुआ, चोरी हुई। तो थेफ्ट हुआ तो वो एक पर्टिकुलर घर में हुआ, पर्टिकुलर घर में मीन्स एक घर में हुआ। तो जो एक घर में हुआ, ठीक है, तो वो कहते हैं वो चीज हमारी स्टैटिक रिस्क है। ठीक है, वो कहते हैं वो चेंजेस, इकोनॉमी में चेंज आता है, कंज्यूमर का टेस्ट बदलता है, टेक्नोलॉजी में चेंज होता है। ठीक है, तो तब वो स्टैटिक रिस्क नहीं होता। तो डायनेमिक रिस्क के उल्टी उसके बिल्कुल ऑपोजिट यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, कहते हैं ये चीजें होती है ना, मतलब स्टैटिक रिस्क तब नहीं, मतलब इकोनॉमी में चेंज आने की वजह से सिर्फ डायनेमिक रिस्क ही होता है, स्टैटिक रिस्क नहीं होता। स्टैटिक रिस्क कब होता है, जब एक बंदे के, एक पर्टिकुलर बंदे को अफेक्ट हो करती है चीज। और इसमें कहते हैं अनलाइक डायनेमिक रिस्क, स्टैटिक रिस्क आर नॉट सोर्स ऑफ गेन ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट है। डायनेमिक में बेनिफिट भी हो रहा है इन द लॉन्ग रन, किसको बेनिफिट हो रहा है, सोसाइटी को। बट स्टैटिक इसमें क्या है, इसमें सोसाइटी को गेन नहीं हो रहा। ठीक है, ये दोनों चीजें हमने उसमें कंपैरिजन कर लिया। तो ये इंश्योरेबल है, कहाँ पे लिखा है, कहते हैं स्टैटिक रिस्क कैन बी मैनेज्ड, कहते हैं उसको मैनेज किया जा सकता है थ्रू, किसके द्वारा, इंश्योरेंस के द्वारा। ठीक है, क्यों, अच्छा इन्होंने रीजन भी दे दिया यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी, पॉसिबिलिटी, कैन बी स्टडीड एंड फोरकास्ट। फोरकास्ट क्या है, अनुमान लगाना। कहते हैं जो स्टैटिक रिस्क है इसका हम अनुमान लगा सकते हैं,
यानी कि पॉसिबल है, उसकी पॉसिबिलिटी चेक कर सकते हैं, ठीक है, वो कितनी कितनी बार आता है, फ्रीक्वेंसी कितनी कितनी बार आता है, वो भी हम कवर मतलब हो सकता है। यानी कि एक एरिया है, एक गांव है सपोज, उसमें एक गांव है, उसमें 100 घर हैं, ठीक है, और हर महीने एक घर में चोरी होती है, ठीक है, हम पुराने रिकॉर्ड निकालेंगे, पुराना रिकॉर्ड देखेंगे, उससे हमें पता चल गया कि हाँ जी एक घर में कितनी कितनी बारी चोरी होती है, ठीक है, या आग लगती है, ठीक है, पूल वाला सिस्टम हमने पढ़ा ना पहले, तो वही वाली बात। तो कितने कितने घर में चोरी है, तो इसको हम फ्रीक्वेंसी के अकॉर्डिंग उसको अनुमान लगा सकते हैं और स्टडी कर सकते हैं। इसी के कारण ये स्टैटिक रिस्क हमारा इंश्योरेबल होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, हमारा हमारा प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। ये हमारी फोर्थ कैटेगरी है, प्योर एंड स्पेकुलेटिव रिस्क। कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क आर अंडर द कंट्रोल ऑफ अ पर्सन कंसर्न्ड। जो बंदा है, बंदे के हाथ में उसका कंट्रोल होता है, किसका कंट्रोल होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क का। कहते हैं स्पेकुलेटिव रिस्क में क्या होता है, यहाँ पे चांसेस होते हैं लॉस होने के, और एज वेल एज मीन्स साथ के साथ फायदा भी होता है। ये इंटरेस्टिंग है ना, स्पेकुलेटिव रिस्क है हमारा, एक तो एक तरह से देखें ये तो रिस्क है, फिर भी इसमें नुकसान, अच्छा रिस्क में तो नुकसान ही होता है, हमें पता है कि रिस्क में तो नुकसान नुकसान ही होता है, बट इस केस में क्या है, ये ऐसा रिस्क है जिसमें नुकसान तो होगा, चांसेस हैं, बट और किसके चांसेस हैं, फायदा होने के भी, ठीक है। एग्जाम्पल समझोगे आप, एग्जाम्पल है रेसिंग, लॉटरी, गैम्बलिंग। रेसिंग मीन्स हॉर्स रेसिंग, घोड़ों की ढेर दौड़ दौड़ पे लोग पैसा लगाते हैं, यहाँ स्टॉक मार्केट है, वहां पे लोग पैसा लगाते हैं, पैसा लगाना मतलब एक पैसे की रिस्क है यार, भी पैसा डूब ना जाए, ठीक है, भी हमें लॉस ना हो जाए, तो फिर भी अच्छा लॉस होने के उतने चांसेस हैं और उतने ही फायदा होने के चांसेस हैं। तो हमारा स्टॉक मार्केट हो गया, हॉर्स रेसिंग हो गया, लॉटरी हो गया, गैम्बलिंग क्या होता है, गैम्बलिंग होता है जुआ, ठीक है, जुआ खेलना जो क्लब वगैरह में खेलते हैं ना लोग, ये गंदी बात होती है बट चलो, जो जुआ वगैरह रहता है कुछ भी, उसमें हर एक चीज में नेगेटिव ये मतलब रिस्क है, ठीक है, बट उसमें क्या है कि फायदा भी हो सकता है, तो वो हमारा रहेगा स्पेकुलेटिव रिस्क। देन आ गया हमारा प्योर रिस्क। प्योर रिस्क क्या है, कहते हैं ये ना बंदे के हाथ में नहीं होता, आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ कंसर्न्ड पर्सन। यहाँ पे लिखा है कंट्रोल में होता है, क्या कंट्रोल में होता है, स्पेकुलेटिव रिस्क, बट ये जो प्योर रिस्क है आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द कंसर्न्ड पर्सन, ठीक है। तो प्योर रिस्क की एग्जांपल है फायर, अर्थक्वेक, थेफ्ट, डेथ ऑफ अ पर्सन, तो वही चीजें, ठीक है। अभी इन केस में कौन सा इंश्योरेंस कवर करेगी, ठीक है, ये कवर करेगी इंश्योरेंस या ये कवर करेगी। इंश्योरेंस बोलेगी कि आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगाओ, अगर आपका पैसा डूब जाता है तो इंश्योरेंस कवर करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। और बोलेगी कि आप जुआ खेलो, अगर जुए में पैसे हार जाते हो तो हम इंश्योरेंस कवर कर देगी, भाई बिल्कुल नहीं कवर करेगी। तो क्या कवर करेगी इंश्योरेंस, वो करेगी प्योर रिस्क। तो ऐसा भी एमसीक्यू में पूछ सकते हैं कि हाँ जी, विच इज विच रिस्क इज कवर्ड बाय द इंश्योरेंस, स्पेकुलेटिव रिस्क, ए एग्जांपल रहेगी हमारा, ए ऑप्शन रहेगा स्पेकुलेटिव एंड बी रहेगा प्योर रिस्क, तो हमारा ऑप्शन रहेगा बी। ओके क्लियर है, ओके। ये हमारा फिफ्थ है, लास्ट वन, फिफ्थ, फंडामेंटल एंड पर्टिकुलर रिस्क। ये रहा इधर पर्टिकुलर, और इधर हमारा फंडामेंटल। फंडामेंटल क्या है, ये थोड़ा सा कैटास्ट्रोफिक रिस्क की तरह है, कि एक हम कहते हैं फंडामेंटल रिस्क आर दोज रिस्क दैट अफेक्ट अ लॉट ऑफ पीपल टुगेदर। एक रिस्क जो कितने सारे लोगों को इम्पैक्ट करता है, वो हमारा फंडामेंटल रिस्क है। और पर्टिकुलर रिस्क क्या है, पर्टिकुलर रिस्क ओनली अ स्पेसिफिक पर्सन, तो एक स्पेसिफिक एक खास बंदा, एक बंदे को इम्पैक्ट करने वाला रिस्क है पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मीन्स एक, फंडामेंटल मीन्स बहुत ज्यादा मात्रा में एक रिस्क है जो बहुत लोगों को अफेक्ट करेगा। कहते हैं एक ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, ट्रेन एक्सीडेंट के होने की वजह से क्या हुआ, कहते हैं लॉट ऑफ बंदों को अफेक्ट पड़ा, एग्जाम्पल समझ लिया आपने, ठीक है। मैं फिर बोल रहा हूँ, जो पीछे आप रिवाइंड करके देखनी है तो वीडियो देख लो, सबकी एग्जाम्पल नोट करनी है आपने, ठीक है, क्योंकि एमसीक्यू में
कई बारी सिर्फ एग्जांपल ही पूछी जाती है, ठीक है। एंड पर्टिकुलर रिस्क की एग्जांपल है चोरी, थेफ्ट, ठीक है। एक घर में चोरी हुई, ठीक है, चोरी हुई, तो वो ओनर ओनर को इम्पैक्ट करेगी। ओनर क्या है? स्पेसिफिक पर्सन, ठीक है। ये पढ़ लेना भाई। बाकी मेन कंसेप्ट तो समझ लिया आपने, सबकी एग्जांपल नोट करना आप। अगर बुक में भी पढ़ते हो आप, ठीक है, तो एग्जांपल्स हैं, जो भी एग्जांपल्स रहती हैं वो आपने नोट करनी है, याद करनी है, ठीक है। ये तो आपने सब क्लियर समझ लिया। और इन सब में कौन सा इंश्योरेंस में कवर होता है, कौन सा नहीं होता, ये भी एक आम क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो आम क्वेश्चन पूछा जाता है वो चीज है, ठीक है। तो वो कौन सा इंश्योरेबल है? इंश्योरेबल मीन्स जो इंश्योरेंस में कवर किया जा सकता है, ठीक है। और नॉन इंश्योरेबल वो है जो इंश्योरेंस में कवर नहीं होगा। जैसे स्पेकुलेटिव वाला मैंने बताया था, स्पेकुलेटिव, इसमें लॉस भी हो सकता है और गेन भी हो सकता है, ठीक है। तो इंश्योरेंस इसे कवर नहीं करती। तो इंश्योरेंस क्या कवर करती है? स्पेकुलेटिव रिस्क को, ठीक है। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ रिस्क। तो आज का वीडियो बस यहीं तक। थैंक यू सो मच।